मेरा नाम राबिया है। मैं पेशावर में पैदा हुई। अब्बू नौकरी के सिलसिले में बहुत पहले पेशावर शिफ्ट हुए थे। बाकी हमारा ख़ानदान गांव में था। हमारा गांव अफ़गानिस्तान के साथ बिल्कुल बॉर्डर पे वाक़या है। मैं बड़ी हुई तो मेरी मंगनी मेरे चचाज़ाद से हुई। सब खुश थे, मैं भी खुश थी क्योंकि वो डॉक्टर बन रहा था और मुझे पसंद भी था और उसको मैं भी पसंद थी। मगर चूँकि ख़ानदान एक ही था, कभी इजहार नहीं हुआ। उनसे मुलाकात बहुत कम होती। वो मेडिकल कॉलेज में दूसरे शहर में था जबकि उसके माँ-बाप गाँव में थे। उसके हाउस जॉब के स्टार्ट में हमारी शादी हुई। मैं पेशावर से गाँव ब्याह के चली गई। चचा का घर बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर था। बारात गाड़ियों से उतरकर घर पैदल चली गई थी क्योंकि रास्ता नहीं था। खैर हम एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। शौहर शादी के कुछ दिनों बाद ही ड्यूटी के लिए पेशावर चले गए। मेरे दिन रात शौहर के बगैर बिल्कुल नहीं गुजर रहे थे। उनका भी यही हाल था और हर दूसरे वीकेंड वो आ जाते। मैं अब बिल्कुल घरेलू सादा सी औरत बन गई थी क्योंकि मेरे शौहर की ख्वाहिश थी मैं बदल जाऊं और मेरे लिए इस्लामी किताबें ले आए और फिर मैं वो पढ़कर इतनी बदल गई। तिलावत, वजीफे, नफल सब पढ़ने शुरू किए। मेरे शौहर और सब घर वाले भी खुश थे। मेरी और मेरे शौहर की बहुत ख्वाहिश थी कि हम पेशावर में रहे उनके साथ, लेकिन मेरे चाचा और चाची यानी मेरी सास ससुर ने मुझे इजाज़त नहीं दी। गाँव में बड़ा घर था, देवर और देवरानी नंद सब थे। टाइम ऐसे गुजरता रहा। इस दौरान मेरे 2 बच्चे भी पैदा हुए। मेरे शौहर की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता शौहर ने गाँव आना कम किया। मुझे अजीब सा शक हुआ। मैं एक बार पेशावर में कुछ दिनों के लिए आई तो मोबाइल पे शौहर और किसी लड़की के कांटेक्ट का बम मेरे सर के ऊपर पड़ा। मेरी हालत फेर हुई। हाथ पाँव ने काम छोड़ दिया। रोई धोई सब कुछ किया। शौहर मान गया कि हाँ ये एक लड़की है, नर्स है, हमारे हॉस्पिटल में काम करती है। मजीद बताया वो लड़की मेरे पीछे पड़ी है। वो कोई खूबसूरत भी नहीं है, आम सी सांवली सी मोटी सी है, लेकिन वो मुझे पसंद करते हैं। अब मैं उससे जान नहीं छुड़ा सकता। गर्ज मैं अपने शौहर के ख्वाबों की शहजादी थी जो मेरी तारीफ करते नहीं तकते थे, जो मेरी नीली आंखों, सफ़ेद रंगत और बुरे बालों से बहुत मुतासिर था। आज वो मुझे छोड़कर एक आम शक्ल सूरत वाली लड़की के पीछे लग गया। मुझे अपने शौहर पे गुस्सा तो था, नाराज़ भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख और नाराज़गी मुझे अपने चचा और चची से थी। और मैंने गाँव जाकर उसको बताया भी कि आप हमें साथ नहीं रहने देते, तो मेरा शौहर दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़ गया। उनकी वही बातें शुरू हुई कि मर्द है, ऐसा करते हैं, शादी नहीं कर सकेगा, हम नहीं होने देंगे, वगैरह वगैरह। अब मुझे एंजाइटी और परेशानी से सांस की तकलीफ भी शुरू हो गई और मैं एक साइको पेशेंट टाइप सी हो गई। मैंने तय किया कि मैं उसके पीछे पेशावर जाऊंगी और फिर बहाने से आ गई। यहाँ खुद ही स्कूल में जाकर अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया ताकि मेरे शौहर हमें ना बेच सके वापस। मैंने अपने शौहर की बहुत खिदमत की। उनके कपड़े, उनके खाने पीने, उनकी हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा। हालांकि मेरी तीसरी प्रेगनेंसी भी थी। मैं मगर मैं किसी तरह अपने शौहर से उस लड़की का ख्याल दिल से निकालना चाहती थी कि इतनी खिदमतें करूं कि वो बस दर्स खाकर या प्यार देखकर उससे ला ताल्लुक हो जाए। वो तो ताल्लुक नहीं हुआ, उल्टा मुझ में कीड़े निकालने लगा। अपना हुलिया देखो, शायद वो बाहर की चमकती दमकती औरतों को देख के मुझसे बेजार था। हालांकि ये हुलिया उसने मुझे दिया था। मैंने अपने आप को फिर से बदलना शुरू किया और साथ साथ कुरान पाक के 10 ख़त्म किए कि मेरा शौहर उस लड़की के चक्कर से निकल आए। इसी दौरान मुझे बहुत अच्छी दोस्त भी मिल गई। उसने मुझे बहुत हिम्मत दी, हर मौके पर हौसला दिया। साथ में मॉडर्न कपड़े और शौहर के सामने स्टाइलिश रहने के तरीके भी बताए। मेरे इतने जतन के बावजूद भी एक दिन उसने मुझे कहा, हमने निकाह किया, कुछ महीनों में रुखसती है, हम सब एक घर में रहेंगे, वो आपकी खिदमत करेगी, वो बहुत दावे करती है कि मैं घर के सारे काम करूंगी। ये सुनकर मेरी तो हालत खैर हो गई। एकदम सांस बंद हुई, कमरे से भाग गई। हवादार जगह पर के सांस आ जाए, मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई। इस दौरान मुझे मेरी दोस्त ने बहुत हौसला दिया और समझाया, मोहब्बत व इज़्ज़त सब कुछ दो तरफ़ा हो तो अच्छा होता है, एक तरफ़ा तो इंसान को रुसवा और जलील ही करता है। और वही कुछ मेरे साथ ही हो रहा था। खैर अब मैं बेपरवाह हुई, बहुत हद तक बस अपने काम से काम रखती, शोहर को उसके हाल पे छोड़ा। ये बज़ाहिर था, अंदर से तो दिल वीरान था, बयाबान था। मैंने जिस शोहर के लिए सब कुछ छोड़ा, हर चीज़,
ताबेदार बीवी रही और आज मेरी कुर्बानियों और वफादारियों का ये सिला मिल रहा है। वो मुझे कहता है, अपना हुलिया देखो। रातों को उठ उठ के तहज्जुद में रोने लगती थी। अल्लाह मेरे अल्लाह, मुझ पे रहम कर, मुझ पे करम कर, मुझे सुकून दे। मेरे शोहर से उस लड़की के घर वालों ने बहुत सारी डिमांड्स की थी, जिसमें 20 तोला सोना, एक प्लाट वगैरह शामिल था, और मेरे शोहर ने कर्ज लेकर पूरा किया। गर्ज रुखसती करीब आई। किसी बात पर लड़कर मेरे शोहर ने उस लड़की के मुंह पर थप्पड़ मारा था। मेरा शोहर सख्त मिजाज था, औरत की ज़ुबान दराजी का आदी नहीं था, जबकि वो लड़की कभी मर्द से थप्पड़ खाने का सोच भी नहीं सकती थी। वो आज़ाद खुद मुख्तार लड़की थी। बस फिर क्या था, लड़की ने मेरे शोहर पर केस कर दिया। रुखसती रुक गई। मेरे शोहर कोर्ट कचहरी के चक्कर में लग गए। दोनों के दरमियान का किस्सा अब ख़त्म ही हुआ है। लड़की तलाक की डिमांड कर रही है, जबकि मेरा शौहर हक महर की रकम अदा नहीं करना चाहता। पहले से वो कर्जों में डूबा हुआ है। वो बदल गए हैं, शर्मिंदा शर्मिंदा से होते हैं। मैं वैसी हूँ, खिदमत करती हूँ। दिल चाहता है कि वो कभी सॉरी करे। मैं उसको दिल से माफ़ करूँगी, लेकिन उसने कभी सॉरी नहीं की। शायद पठान है, सख्त दिल है। मैं हैरान होती हूँ कि यार अब परवरदिगार कैसा अजीम परवरदिगार है। हमें वहाँ से अता करता है और वहाँ पे थाम लेता है जहाँ किसी की सोच भी नहीं जाती। मेरी कहानी में उन सब सास ससुर से दरख्वास्त है कि या तो अपने बेटों की ऐसी तरबियत करें कि वो किसी दूसरी औरत की तरफ आंख भी ना उठा सके, या उनकी बीवियों को उनके साथ रहने दे। खुदारा उनके सामने ये न कहे कि वो मर्द है, वो तो ऐसा करेगा, क्योंकि ये सब उसके नेचर में है। नेचर में हो या ना हो, लेकिन ये कहकर हम जाने अनजाने में उसके नेचर में ये चीज़ डाल लेते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।